नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा 60 डेज़ का प्लान है जिसमें हम आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 12 कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं फोकस इस पॉइंट पे कर रहा हूँ कि इसमें आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज जैसा कि कल हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज 3rd चैप्टर पढ़ते हैं, आरंभिक नगर। देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम शो कर रहा है, आरंभिक नगर। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए जैसे कि बच्चों के लिए बताया गया हुआ कहानी जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ घर की तारीफ कर रहे थे, जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। जैसे कि बच्चों में जिज्ञासा पैदा की जा रही है कि बच्चे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों। इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है एक। चलिए जैसे कि जो पॉइंट हाईलाइटेड होगा आपके नोट करने के लिए होगा, उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा। उसमें सिर्फ उसी पॉइंट को हाईलाइट करूंगा जो आपके लिए नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर कोई भी पॉइंट नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जैसे कि ये जो क्वेश्चन आएगा वर्ड टू वर्ड आएगा लिखा हुआ, तो ये कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। जैसे कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट कंटेंट उठा के पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए चलिए हम इसीलिए लाइन टू लाइन, कंटेंट टू कंटेंट पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जैसे कि बेस बनाया जा रहा है कि कैसे हमें खोज हुई, आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिले, जो आधुनिक पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा के स्थल कहाँ पे मिले थे? आधुनिक पाकिस्तान में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। जैसे कि पता नहीं था कि ये पूरा स्थल है, तो वहाँ के इंजीनियरों ने इससे ईंटें उखाड़ ली, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट स्थल जो था हड़प्पा मिला था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम पे ही सभी स्थलों का नाम हड़प्पा रख दिया गया। देखिए बताया गया हुआ है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो नाम कैसे पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन? जैसे कि फर्स्ट प्लेस जो मिला था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो उसी के नाम पे सभी स्थल जो मिलते गए उन्हें हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम देते गया। देखिए इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जैसे कि पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि इन सालों का, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 4700 साल पहले हड़प्पा शहर बसना स्टार्ट हुए थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बताया जा रहा है, उसका माइंड डेवलप करने के लिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की विशेषता बताई गई। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है मीन्स में आपके, तो इसके नोट कर लीजिए। जो आप एनसीईआरटी से लिखेंगे काफ़ी अच्छा आंसर आपका बनेगा। चलिए इन नगरों से कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में था। जैसे कि क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीएससी में, कि क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पश्चिमी भाग था उसे दुर्ग कहते थे, तो निचला शहर। दुर्ग पश्चिम भाग को दुर्ग कहते थे और निचले शहर को, पूर्वी हिस्से को निचला शहर कहते थे। तो क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे बताया गया, निचले हिस्से को निचला नगर कहते थे, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को
निचला नगर का। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। जैसे कि बताया जा रहा है कि चार दीवारी जो ये महल बने हुए थे, इनकी चारों तरफ से चार दीवार बनाई गई थी पक्की ईंटों से। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पक्की ईंटें यूज़ किया गया था। तो इसीलिए इसको ग्रामीण सभ्यता नहीं, शहरी सभ्यता कहते हैं। ओके, चलिए, जैसे कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मेंस के पेपर में भी रिटर्न कर सकते हैं और आपका प्री पेपर में भी काम आ जाएगा। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक की दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जैसे कि मोहनजोदड़ो से खास तालाब मिला है। देखिए यहाँ पे पता चला है कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार, जिसे हम पढ़ते हैं कि 23x17 का, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, महान स्नानागार कहा गया है। जैसे बताया कि हड़प्पा में जो नगर थे दो पार्ट में डिवाइड थे, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी निचला शहर। पक्की ईंटों से चार चौहरी दीवार की गई थी पक्की ईंटों से, और मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है। ये 3 पॉइंट हमें इस चैप्टर से अभी तक इम्पोर्टेंट मिले हैं। ओके, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जैसे बताया जा रहा है ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखिए, पानी का रिसाव रोकने के लिए पूछ सकता है किसकी परत चढ़ाई गई थी, तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, उसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे छोटे छोटे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इस खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे कि जो सामूहिक स्नानागार था जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस स्नानागार का प्रयोग कोई सामूहिक कार्यक्रम होता था तो उस विषय पर किया जाता था। पानी कुएं से निकाला जाता था, इसे बाद में खाली कर दिया जाता था। इसका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर किया जाता था। ये सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा, क्वेश्चन आ सकता है कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले हुए, तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भंडार गृह बड़े बड़े कहाँ से मिले हैं, भंडार गृह कहाँ से मिले हुए हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में। चलिए मैप दे रखा है, मैप देख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। मैप से पहले कुछ पॉइंट दे रखा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, जैसे कि बताया गया है कि हड़प्पा के स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं। पाकिस्तान से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, सिंध प्रांत से मिले हैं, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन क्या क्या मिले हैं, पॉट्स बताया जा रहा है कि लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बनाए थे। ये विशेषता बताई जा रही है कि जो पॉट्स मिले हैं यहाँ से, बर्तन जो मिले हैं उनकी विशेषता है कि काले पत्थर के बाट मिले हैं, काले रंग के चित्र बने थे। उपकरण और तांबे के ब्लेड। देखिए मैप देखते हैं। जैसे कि मैप दिखाया जा रहा है कि ये झीलम नदी, चिनाव, रावी, ये हड़प्पा का स्थल कहाँ पे मिला है, रावी नदी के पास। हाईलाइट नहीं होगा, ये मैं कर दे रहा हूँ आपको। जैसे कि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे फॉलो कर लीजिए। और राखी गढ़ी, ये आपको लेफ़्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, तो इसके लिए ये क्रम जो है आप ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ याद कीजिएगा। हड़प्पा, राखी गढ़ी आपका ये है, ये कालीबंगा, गवीरी वाली, और जिसे सुद का कोच दे रखा है चनोदड़ो। चनोदड़ो आपका, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। लोथल गुजरात में, सुरकोटदा, धौलावीरा ये भी गुजरात में, चनोदड़ो राजस्थान में, कालीबंगा, राखीगढ़ी का राजस्थान, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे कि ये इस महान स्नानागार की इमेज दे रखी है कि देखिए ये जीने दे रखे हैं, ये छोटे छोटे से कमरे बनाए हुए हैं कि छोटे छोटे से कमरे, ये देखिए चारों तरफ ये जीने दे रखे हैं यहाँ से स्नानागार के लिए। अब देखते हैं इनके बाहर की नाली और सड़कें कैसे बनी हुई थी, इसकी विशेषता बताई गई है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पेपर के लिए, मेंस में आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। तो जो घर मिले हैं वहाँ से 1 या 2 मंजिल के मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरा बनाए जाते थे, बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, सभी घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था बताया जा रहा है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ओके, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वाटर जो सीवर सिस्टम था कितना अच्छा था कि ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, हल्की ढलान होती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। देखिए कितना अच्छा सीवर सिस्टम था। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन मेन पेपर में कि हम हड़प्पा से क्या सीख सकते हैं सीवर सिस्टम के विषय में, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सीवर सिस्टम में क्या सीख सकते हैं। तो इसमें आपके लिए अच्छा कंटेंट रहेगा कि सड़कों नालियों को जोड़ दिया गया था, मेन होल दे रखे थे, नालों में मिल जाती थी, और नालों के ढके होने के कारण हमें जगह जगह पर मेन होल दे रखा था जिससे कि साफ सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, इसी कार्य से शहरी सभ्यता कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। जैसे कि हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे कैसे घर थे, झोपड़ियों में, प्रारंभिक गुफाओं में रहते थे, और यहाँ पे देखिए पक्की ईंटों की सभ्यता मिल रही है। देखिए नगरीय जीवन जानते हैं कि यहाँ का जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। देखिए बता रहा है कि यहाँ पे लिपिक भी पाए गए हैं, लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे पर और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि 47 ईयर्स पहले BC पहले मिली हुई है, तो इसकी काफ़ी सामग्री हमें नहीं मिल पाई है। स्थल मिले हैं, कुछ स्पॉट्स मिले हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदर्श देशों की किस्से, कहानियाँ। जैसे कि अगर कोई देश विदेश भ्रमण करने जाता है तो वहाँ की कहानी, जीवन, प्रचलन, ये तो पता चलता ही। वही कहानियाँ बताई जा रही है कि अपने साथ सुदूर देश की किस्से कहानियाँ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। तो देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछ सकता है कि मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं नहीं मिले हैं, जिससे बच्चे खेलते होंगे। जैसे कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया हुआ है, क्रमली सीरियल वाइज बताया गया है कि मिट्टी से बने खिलौने कहाँ से मिले हुए हैं, मनके कहाँ मिले हैं। तो इसे पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे अगर स्टैंडर्ड बुक तो आपको काफ़ी अच्छा क्लियरेंस होगी। देखिए बता रहा है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। जैसे देखिए फिगर दिखाया गया कि ये सड़क है, ये नाली है। देखिए कितना सही सीवर सिस्टम था, और ये मेन होल दे रखा था जो आज हम लोग सीवर के मेन होल का यूज़ करते हैं। एक लिपि में एक मुहर के ऊपर चिन्ह, देखिए लिपि बता रहा है कि ऐसे ऐसे एक महाद्वीप में पाए गए लेखन का प्रसिद्धतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ से लिपिक भी मिली है तो उसमें पढ़ नहीं पाया गया अभी। पक्की मिट्टी के खिलौने। चलिए
शिल्पकार के बारे में जानते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, जैसे कि पुरातत्वविदों को शिल्पकारों के विषय में पॉट्स क्या मिले हैं, औजार या मन के बाट जो प्राप्त हुए हैं उनके विषय में बताया गया है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, हड़प्पा स्थल से ये सब सामान मिला हुआ है। पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जैसे कि कांसे का यूज़ करना जानते थे, तांबे का भी, पर यहाँ पे लोहे का उपयोग नहीं किया गया। जैसे कि देखिए, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मन के बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक वस्तु में क्या है? मन के बाट और फलक है। देखिए पेड़ दिखा रखा है, ऊपर बाट, पत्थर के बाट, देखो ये बाट दे रखा है। देखिए आप, जैसे कि आप पेड़ देखते हैं, पेड़ में तो आपके माइंड में क्लियर बैठता है, तो उससे आपको याद करने में काफ़ी इजी रहता है। पत्थर के बाट दे रखा है ये आपके अदर पॉट्स गहने दे रखे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्होंने पत्थर की मोहरें बनाई थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया था, अभी क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में यूपीएससी प्री में, कि जानवरों के चित्र जो मिले हैं इसमें गाय के चित्र मिले या नहीं मिले मोहर पे। तो गाय के कोई चित्र नहीं मिले, कुंवर सांड का जैसा कि चित्र मिला हुआ है। लाल मिट्टी के, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कैसे मनुष्य आर्केड से आया था भोजन संग्रह तक। तो गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था। अब इसमें पूछ रहा है कि अंतर क्या है। कि आपने जो उसमें पढ़ा कि आखेट से खाद्य संग्राहक तक आ गया था, तो क्या वहाँ पे ये धातु का यूज़ किया जाता था? क्या वहाँ पे पत्थर के बाट मिले हैं? क्या वहाँ पे कांसा मिला है? ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएगा कि आपको हड़प्पा सभ्यता में कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में यूज़ की गई, आगे ऋग्वैदिक सभ्यता में यूज़ नहीं की गई, या ऋग्वैदिक सभ्यता में यूज़ की गई तो उत्तर वैदिक सभ्यता में यूज़ नहीं की गई। क्वेश्चन मैक्सिमम इसी बात पर पुट होता है। तो देखते हैं, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे कि देखिए डायरेक्टली पुट हो जाता है 6 क्लास स्टैंडर्ड की हिस्ट्री एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट हुआ था कि अभी कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान में के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से साक्ष्य क्या मिले हैं? कपड़े के टुकड़े, चांदी के अवशेष, फूलदान के ढक्कन। देखिए आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा, इजीली रहेगा आपके लिए। प्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्री के लिए, और मेंस में भी आप ये वर्ड अगर लिखते हैं तो आपका आंसर राइटिंग अलग औरों से बहुत बेहतर होगी। जो मैक्सिमम आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप नोट बनाते हैं इसका। तांबे की वस्तु चिपके हुए, पक्की मिट्टी तथा फ्रेंस से, जैसे कि भी क्वेश्चन आया था फ्रेंस क्या था। फ्रेंस एक तकनीक थी मन के लिए। अभी आगे पढ़ेंगे। फ्रेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पचीकारी करना। चित्र पर देखोगे कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये विशेषज्ञ बताया गया है कि कैसे दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। आइए नीचे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंस, देखिए फ्रेंस के बारे में बताया गया। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बताया जा रहा है कि फ्रेंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए बताया जा रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पुट हुआ है
कि फ्रेंड्स का यूज़ किस लिए किया जाता था। फ्रेंड्स से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और फ्रेंड्स क्या था, प्राकृतिक था, या फ्रेंड्स एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कच्चा माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। कच्चे माल से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोना चांदी पत्थरों जैसे दूर दूर से आयात करते थे। इसमें बताया गया है, मेनली आपको मैं बता रहा हूँ, जिसका बताने का एम है कि हड़प्पा सभ्यता में किस कंट्री से क्या क्या आयात किया जाता था और क्या निर्यात किया जाता था, उसके विषय में बताया गया है। ये देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तांबे का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से। और पश्चिम एशिया से क्या करते थे, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी। तो तांबे का आयात कहाँ कहाँ से होता था, राजस्थान से, ओमान से। जैसा कि आपका एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है कि तांबे का साथ साथ में सोना मटका भी पूछा गया है कि मनके कहाँ से यूज़ किया जाते थे। देखिए बताया गया है, ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन होती थी। जैसे कि कांसा जो तैयार करते थे, टिन और तांबे को मिला के, तांबे के साथ टिन मिला के यूज़ करते थे। तो टिन कहाँ से आता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टिन इन्हें कांसा, जैसे कि कांसा कहाँ से, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तांबा राजस्थान से और ओमान से आता था। और तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु ईरान से और अफगानिस्तान से। तो तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान से और ओमान से। और तांबे के साथ टिन का आयात किया जाता था ईरान से और अफगानिस्तान से। ओके, और देखिए यहाँ पे दे रखा है सोने का आयात कहाँ से होता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। और बहुमूल पत्थर आयात गुजरात से किया जाता था, गुजरात, ईरान। जैसे कि क्वेश्चन अभी आया था, मटके, बहुमूल पत्थर और मनके का आयात कहाँ से किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था गुजरात। तो उसका राइट आंसर जैसे कि गुजरात होगा। अभी क्वेश्चन आया था, मे बी 2080 का पेपर देखा था मैंने एसएससी का। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए जाते थे। जैसे क्वेश्चन उठता है कि चीज़ों को व्यापार करते थे तो कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे ले जाते थे। तो इन चित्रों की, जैसे कि ये फिगर दिखाया हुआ है, ये इमेज देखिए, ये एक रथ का दिखाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब एक रथ मिला हुआ है तो मे बी इन्हें रथ का ज्ञान होगा, रथ के पहिए मिले हुए हैं। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर, ये मुहर का चित्र दे रखा है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। देखिए जैसे कि जागरूक किया जा रहा है, इच्छुक बनाया जा रहा है कि आप जानना चाहें कि कैसे आयात व्यापार होता था। तो लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में उनके लिए शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जैसे कि यहाँ पे 9 फसल दे रखी हुई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दे रखी हैं। जैसे कि इसके साथ में अगर ऐड करेंगे तो टोटल 9 फसल बताई गई हैं। आप स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, जैसे कि आप पढ़ें, देखिए कि 9 फसल में कौन सी ऐड हो रही है। ओके, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। इस काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। तो जैसे कि हड़प्पा काल के हल नहीं मिले हैं क्योंकि यहाँ पे लोहे के हल यूज़ नहीं किए जाते थे, लकड़ी के हल यूज़ किए जाते थे। तो लकड़ी के हल तो डिस्ट्रॉय हो गए, जिस रीज़न से लकड़ी के हल नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हल के करके खिलौने मिले हुए हैं। तो देखिए इस बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड चारा और पानी की तलाश से दूर दूर तक तलाश
देते हैं, कोई काम का नहीं है, आपका हटा दीजिए इसे। जो मैंने हाईलाइट किया वही पॉइंट आपके वर्क लिया, उसी को नोट कीजिएगा, अदर मत नोट कीजिएगा, नहीं तो आपके नोट काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, उससे रिवाइज करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ले जाया जाता था, और जैसे कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे पढ़ते हैं। गुजरात के बताया गया है, हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कहाँ पे बसा हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस नगर के किनारे बसा हुआ है। खादिर बेद के किनारे, खादिर बेद के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में था। जैसे कि बताया गया, पूर्वी भाग आपका दुर्ग और पश्चिमी भाग आपका दुर्ग और पूर्वी भाग निचला शहर, 2 भागों में हर जगह डिवाइडेशन था। बट धौलावीरा में 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भाग में डिवाइड था। ये जैसे कि बैटरी हो गई, 2 मिनट लाइन पे नहीं रहेगा, मैं भी चलिए कैरी ऑन करते हैं। धौलावीरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धौलावीरा की विशेषता थी कि इस 3 भाग में डिवाइड किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ भी 4 दीवारें थी, जिससे कि जो नगर बसा हुआ था उसके चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस नगर में तीसरा पार्ट था, एक खुला मैदान जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे बता रहे हैं। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। तो हड़प्पा, ये धौलावीरा के विषय में एक इम्पॉर्टेंट ये भी आप फैक्ट लिख लीजिएगा कि जो हड़प्पा के अवशेष हैं, लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। हड़प्पा लिपि जो थी उसे बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अभिलेख जो थे लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि इम्पोर्टेंट है, यह अनोखा अवशेष है क्योंकि जो हड़प्पा में पाए गए छोटी छोटी वस्तुओं पे पाए गए हैं। ओके, चलिए। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जैसे कि बंदरगाह था एक साबरमती के किनारे, साबरमती की उपनदी के किनारे नगर बसा था। देखिए लोथल का बंदरगाह दे रखा हुआ है। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था, एक बंदरगाह के रूप में यूज़ किया जाता था धौलावीरा का। देखिए इमेज दे रखी हुई है। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मनके का आयात कहाँ से किया जाता था, तो गुजरात से। देखिए प्रूव कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आया था। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। मुद्रा मुहर के बारे में बताया गया है कि मोटरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे कि मोहरें मिली हुई तो मोहरे का यूज़ क्या किया जाता था, मोहरों को इन लोग यूज़ करते थे, एक जगह से सामान को भेजते थे, उसमें मुहर के रूप में करते थे। सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक स्थान से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद
उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन्हें मुहर लगाई जाती थी। जैसे मुहर का सिस्टम बताया जा रहा है कि मुहर कैसे लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम दिखा रहा है। चलिए, सभ्यता का हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, रीज़न क्या थे इसके बारे में। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के रीज़न लिखिए। तो इसके विषय में कई फैक्ट दे रखे हैं लेखकों राइटर्स के, वो फैक्ट आप कलेक्ट कर लीजिएगा, 2 से 3 फैक्ट, और इसमें जो रीज़न बता रहा है वो रीज़न आप लिख लीजिए, आपका मैक्सिमम अच्छा सा आंसर तैयार हो जाएगा। आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुक्कीनुमा घर बनाए जाने लगे। सब ये बताया जा रहा है कि 3900 साल पहले, जैसे कि आरंभ कब हुआ था, 4700 साल पहले, 4700 साल पहले बनने का आरंभ हुआ था, 3900 साल पहले इनका अंत होने लगा था। चलिए जानते हैं कि रीजन क्या दे रखा है इसमें। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी। कुछ बताते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। जैसे कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बताया है, मत दिए हैं, तो हमें राइटरों के मत पे अपना आंसर पुट करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। तो हमें बताना है कि जैसे कि जंगलों का विनाश का कारण बताया गया है, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, मवेशियों के झुंड चारागाह थे, घास मैदान समाप्त हो गए थे, नदियाँ सूख गई थी, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे चैप्टर एंडिंग पे हैं। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों के में जाकर बस गए। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बस्तियां जो बसी हुई थी शहरी सभ्यता की, ये बस्तियां उजड़ गईं और छोटी छोटी नई बस्तियां बनी जो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे चैप्टर में, जैसे कि ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, इसे बताया जा रहा है। तो देखिए आपका कैसे बेस तैयार हो रहा है कि आपने फर्स्ट जाना कि क्या इतिहास क्रम था, कब मानव की उत्पत्ति हुई, कहाँ से मानव आया, कैसे हुआ, किस रूप में था, आखेटक था, आखेटक से खाद्य संग्रह कैसे बना, खाद्य संग्रह के बाद कैसे बस्ती बसी, बस्तियाँ कैसे उजड़ी, फिर शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में कैसे प्रवेश हुआ। तो इसी कार्यक्रम में पूरा एक आपके 6 क्लास एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी एंशिएंट एनसीईआरटी की एंशिएंट के विषय में पूरी आपकी समझ तैयार कर देता है। उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करने की नीड पड़ती है, अदर कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मकबरे बने हुए थे, इन्हें पिरामिड कहते थे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जैसे कि आपने मम्मी सुनाई होगा, मम्मी नाम से कहते थे मिस्र में, मिस्र सभ्यता, इन शवों को मम्मी कहा जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पुरापाषाण काल में भी सभ्यता में ऐसे ही किया गया था कि उन्हें विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है परलोक में। तो इसी रीजन से उन्होंने मनुष्य के साथ दफनाने के समय में, जैसे कि उत्तर से दक्षिण भी दफनाया था कहीं कहीं पे, और उनके साथ साथ में खाने की वस्तु, जैसे कि किसी
पशु को रख दिया, उसके साथ में पशु को दफना दिया गया या मनकी रख दिए गए। जिसकी जैसी परिस्थिति हुई उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वस्तुएं रखी गई थी। आपने देखा था वही मिस्र के बारे में भी है कि खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। उनके जो सेवक होते थे उन्हीं के साथ साथ उनको दफनाया जाता था कि परलोक में उनकी सेवा के लिए। चलिए यहाँ से चैप्टर एंड होता है। जैसे कि आज के लिए एक ही चैप्टर रखते हैं क्योंकि बैटरी भी नहीं है, जिस रीज़न से आज एक ही चैप्टर रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखिए ये रखा हुआ है कि कहाँ से क्या याद करते थे। चलिए आप मिला के देखिएगा। जैसे कि तांबा आपने देखा था, सोना स्टार्ट करते हैं तांबे से। तांबे का याद कहाँ से किया जाता था। चलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये कंप्लीट करिएगा। अगर आपसे कंप्लीट नहीं होता है कल तक तो मैं कल इसे बताऊँगा। ओके, नीचे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हुए हैं। इस अध्याय में पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से बनी सभी खिलौनों की सूची बनाओ। कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आएंगे 6 स्टैंडर्ड के लिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये मेहरगढ़ में कपास खेती के साक्ष्य मिले हैं कितने साल पहले, 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ, 4700 साल पहले। जैसे कि अंत कब हुआ, 39 साल पहले, 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ, 2500 साल पहले। ये 4 पॉइंट है जो फैक्ट याद कर लीजिएगा आप। ओके, पच्चीस सौ साल पहले। ओके, देखते हैं अदर क्वेश्चन जी। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कल हम पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जैसे कि कब्रों से क्या विभिन्नता पता चली है, कब्रों के विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई है, आपकी हेल्प होती है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि ये आपका प्लान जो NCERT प्लान चल रहा है हिस्ट्री का, ये 60 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पॉलिटी में आपने अलग अलग स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, या आपने सेल्फ पढ़ा हो, या अदर कोचिंग से पढ़ा हो, या आपने अदर यूट्यूब पर ही क्लास की हो, तो उसमें देखिए आपको एक क्लास में काफ़ी टाइम बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। बट मैं आपको वो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और आपको जो पढ़ना है वही बताऊंगा सिर्फ। ओके, थैंक यू।